हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लासेस में अपन ने कुछ डायरेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट किए थे। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एंड डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो सेल अपॉइंट द डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, एंड अपॉइंटमेंट की बेसिक प्रोसीजर क्या होती है अपॉइंटमेंट करने की, वो अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। Now the very important section is the section 164 with respect to disqualification of director. Companies Act does not prescribe any qualification with respect to director. डायरेक्टर के बारे में कोई क्वालिफिकेशन के बारे में कोई क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है. However, 164 provide the certain disqualification in respect of appointment of director. That means certain person shall not be eligible to become the director of the company. कुछ पर्सन कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे. सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 में 9 ग्राउंड दिए गए हैं जो जर्नल ग्राउंड है. इन ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड अट्रैक्ट होते हैं तो वो पर्सन कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते. एंड 164 सब सेक्शन 2 जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड दिए गए हैं, सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड जिसमें ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. तो आते हैं सेक्शन 164 सब सेक्शन 1. देखिए 164 सब सेक्शन 1 में 9 ग्राउंड दिए गए हैं जिसके बेसिस पर एक पर्सन कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं रहेगा. द फर्स्ट ग्राउंड इज द इफ ए पर्सन इज डिक्लेयर अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. अगर किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता. तो फर्स्ट ग्राउंड इज द अनसाउंड माइंड, डिक्लेयर बाय द कोर्ट. सेकेंड ग्राउंड इज द अगर कोई पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया है. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब उसकी एसेट कम हो गई, लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो वो अप्लीकेशन देता है कोर्ट को और कोर्ट उसे डिक्लेयर कर देती है कि ऑर्डर पास करके कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है. और एक ऑफिसर अपॉइंट करती है कोर्ट, एक बंदा जिसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर. वो उस पर्सन की पूरी एसेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और लायबिलिटी को, एसेट को रियलाइज करके लायबिलिटी होल्डर को पे करता है उसकी. तो अभी उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म नहीं हुई है, चल रही है. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. थर्ड इज द अप्लाई टू कोर्ट फॉर एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग. मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया है कोर्ट को फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंट कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग चल रही है, एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग. सिंस उसने खुद डिक्लेयर अपने आप को कर दिया है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, देयरफॉर वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है. फोर्थ इज द अगर उसने ऑफेंस किया है, अगर उसने ऑफेंस किया है और कोर्ट ने उसे कॉन्विक्ट कर दिया है, मतलब डिक्लेयर कर दिया कि वो ऑफेंडर है, कॉन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस. अगर उसने ऑफेंस किया है और कोर्ट ने उसे कॉन्विक्ट कर दिया है, कॉन्विक्ट का मतलब उसे ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है. कॉन्विक्ट का मतलब उसे ऑफेंडर, तो कॉन्विक्ट का मतलब उसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो ऑफेंडर है. इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब है ऐसा ऑफेंस जिससे लार्जर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है, लार्जर पब्लिक को लॉस हुआ, उसने इस नेचर का ऑफेंस किया है. इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, अदरवाइज को क्लियर किया गया. इस वर्ड को अदरवाइज का मतलब है कि अदरवाइज मीन्स उसने कंपनीज एक्ट में अगर कोई ऑफेंस किया है, कंपनीज एक्ट में अगर उसने कोई ऑफेंस कॉन्विक्ट किया है और उस ऑफेंस के अगेंस्ट में उसे मिनिमम 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट हुई है, मिनिमम 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट हुई है, उसको 6 महीने की जेल हुई है, तो वो 6 मंथ अगर उसको इम्प्रीजमेंट हुई है ना कभी भी, तो इस केस में वो जिस दिन उसकी इम्प्रीजमेंट एक्सपायरी होगी उसके 5 ईयर तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. जिस दिन उसकी इम्प्रीजमेंट एक्सपायरी होगी
उसके 5 ईयर तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो 5 ईयर कहाँ से देखेंगे? जिस दिन उसकी इम्प्रीजमेंट क्या होगी, ख़त्म, जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा उसके 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन बट एक प्रोविजो दिया गया कि अगर उसने ऑफेंस इस नेचर का किया है जिसमें उसको 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट हुई है, 7 ईयर और मोर, अगर उसे 7 साल या उससे अधिक की इम्प्रीजमेंट हुई है तो वो फॉर एवर मतलब लाइफ टाइम तक वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। लाइफ टाइम तक वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो अगर 6 मंथ से लेकर लेस देन 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट हुई है तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, और अगर उसे 7 ईयर या उससे अधिक की इम्प्रीजमेंट हुई है तो फॉर एवर वो लाइफ टाइम तक किसी भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट ग्राउंड, अगर उसने उसको कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसने कोई भी ऑफेंस किया होगा किसी भी लॉ में, लाइक उसने इनकम टैक्स में इवेजन किया, टैक्स का बहुत बड़ा फ्रॉड किया इनकम टैक्स में, या किसी भी लॉ में लाइक उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, या कोई भी उसने ऑफेंस किया था किसी भी अदर लॉ में, और कोर्ट ने उस ऑफेंस की सीरियसनेस को देखते हुए ऑर्डर पास कर दिया कि भैया तुम कंपनी में अब किसी भी कंपनी में 5 साल 10 साल 20 साल या 2 साल जो भी कोर्ट ऑर्डर देगी, तो अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑर्डर पास करके तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज द, अगर उसके पास डीन नंबर नहीं है, इफ ही हैज़ नॉट ऑब्टेन द डीन, नो डीन, अगर उसके पास डीन नंबर नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन ही शैल बी डिस्क्वालीफाई, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, अगर वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, किसी भी कंपनी का, और उसकी कॉल इन एरियर ड्यू है और अनपेड है, कॉल इन एरियर ड्यू हो गई है एंड अनपेड है फॉर 6 मंथ, जिस दिन उसको नोटिस आई थी ना कॉल पे करने की, उसके 6 महीने तक उसने पेड नहीं किया, जैसे ही 6 मंथ एक्सपायरी होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 10 शेयर है और उन शेयर पर 2 रुपये की कॉल पेंडिंग थी पेमेंट करने की, कंपनी की नोटिस आई कि भैया पे करो कॉल, मैंने पेमेंट नहीं किया और 6 मंथ हो गए हैं, जैसे ही 6 मंथ एक्सपायरी हो जाएंगे मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, मैं किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अगर सब्सीक्वेंटली बाद में मैंने अगर कॉल पेड कर दिया तो मैं वापस क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो अभी तक क्या क्या ग्राउंड हो गया, फिर से एक बार, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब अगर किसी डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है तो वो वैलिड नहीं है, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, थर्ड इज द एप्लीकेशन उसने कोर्ट को दिया है इंसॉल्वेंसी के लिए और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है। फोर्थ इज द उसने ऑफेंस किया है और कोर्ट ने उसे कॉन्विक्ट कर दिया है, और ऑफेंस किस नेचर का है, मॉरल टर्पिट्यूड या अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है कंपनीज एक्ट में उसने ऑफेंस किया है और उसको मिनिमम 6 मंथ की इंप्रीजमेंट हुई है तो वो 5 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और अगर उसको 7 ईयर की इंप्रीजमेंट हुई है तो वो फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज द कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑर्डर पास करके। नेक्स्ट इज द अगर उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसने नहीं लिया है। नेक्स्ट इज द अगर उसकी कॉल इन एरियर ड्यू थी और अनपेड है, 6 मंथ हो गए हैं, जैसे ही 6 मंथ होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, अगर वो कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है और उसमें मैं प्रमोटर हूं या डायरेक्टर हूं, सेक्शन 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिए गए हैं के प्रोविजन दिए गए हैं, तो सेक्शन 188 में जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए हैं ना, उन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में ऑफेंस किया गया है और इस डायरेक्टर को कॉन्विक्ट कर दिया गया, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ भैया तुमने ऑफेंस किया, प्रूफ हो गया है, इन एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में कभी भी अगर उसने 188 में ऑफेंस में वो कॉन्विक्ट हुआ है तो इस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता।
if he has at any time during the last 5 year convicted an offense involving section 188, अगर 188 में उसने ऑफेंस किया है 188 विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो इस केस में अगर एट एनी टाइम पिछले 5 साल का ट्रैक देखेंगे, अगर 5 साल में कोई ऑफेंस किया है क्या वो 188 में अगर किया है तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज द, अगर 165 सब सेक्शन 1 का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, अगर उसने 165 सब सेक्शन 1 में अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है तो वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। 165 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड दैट ए पर्सन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ए पर्सन कैन होल्ड एट ए टाइम, मतलब एक पर्सन कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। तो 165 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड दैट ए पर्सन कैन होल्ड डायरेक्टरशिप मैक्सिमम 20 नंबर ऑफ कंपनी, सब टोटल एग्रीगेट वो 20 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक। तो अगर उसकी 20 अगर उसके पास ऑलरेडी 20 डायरेक्टरशिप है तो फिर वो नया डायरेक्टर नहीं किसी कंपनी का नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी सीलिंग लिमिट जो 20 की है वो अप्रोच हो चुकी है। तो इस केस में वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। दैट्स ए डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 1। तो ये 9 डिस्क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट इज द, शॉर्ट में याद रखिएगा, अनसाउंड माइंड। Second is the undischarged insolvent. Third is the apply to insolvency and his application is pending. Fourth is the कि अगर उसने ऑफेंस किया है, अगर 6 मंथ या उससे अधिक की इम्प्रीजमेंट हुई है 5 साल के लिए, और अगर 7 ईयर या उससे अधिक की इम्प्रीजमेंट हुई है फॉर एवर डिस्क्वालीफाई, लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज द, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है ऑर्डर पास करके। नेक्स्ट, अगर उसके पास डीन नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज द कॉल, अगर उसकी कॉल इन एरिया ड्यू थी अनपेड है 6 मंथ हो गए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज द, अगर उसने 188 में ऑफेंस किया है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर में, और लास्ट 165 अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है 165 का तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में वर्ड याद रखिएगा डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड अंडर 165 सब सेक्शन 164 सब सेक्शन 1। अब आते हैं 164 सब सेक्शन 2, जो स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन है जिसमें 2 ग्राउंड दिए गए हैं। 2 ग्राउंड के बेसिस पर 2 ग्राउंड दिए गए 164 सब सेक्शन 2 में। द फर्स्ट ग्राउंड, सपोज मैं एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर हूं, मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर। अगर एक्स लिमिटेड अगर पिछले 3 साल कंटिन्यूअस हो गए, एनुअल अकाउंट फाइल नहीं कर रही है। एनुअल अकाउंट का मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो AOC 4 फाइल होता है 137 में, AOC 4 एजीएम के 30 डेज के अंदर, या फिर एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में फाइल होता है विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। अगर एक कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न फॉर 3 कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यूसली वो एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न के फाइलिंग में डिफॉल्ट कर रही है। अगर एक कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न फॉर 3 कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर, 3 कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर हो गए, उस कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न, दोनों में से कोई भी एक डिफॉल्ट होना चाहिए। और वर्ड लिखा है, ध्यान रखिएगा, दोनों डिफॉल्ट एक साथ होने की जरूरत नहीं है। 3 साल का डिफॉल्ट होना चाहिए या तो एनुअल अकाउंट फाइल करने में या एनुअल रिटर्न फाइल करने में। तो इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर होंगे, एक्स लिमिटेड के सपोज 4 डायरेक्टर है, सपोज P, Q, R और X, ये 4 डायरेक्टर है, तो ये चारों के चारों डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फॉर बीइंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन एनी कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। 5 ईयर तक वो किसी भी नई कंपनी में अपॉइंट और रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते। और इसका एक कॉन्सिक्वेंस 167 में दिया गया है, जो आगे पढ़ेंगे वेकेशन, लेकिन वो इसी से रेलिवेंट है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
167 वेकेशन के ग्राउंड दिए गए हैं, 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 167 में दिया गया है कि एक डायरेक्टर को ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी, तुरंत ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। और उसमें ग्राउंड दिया गया है कि अगर वो 164 सब सेक्शन 2 में डिस्क्वालीफाई होता है तो वो बाकी जितनी भी कंपनियों में ऑलरेडी डायरेक्टर है, लाइक वो और भी एक्स ना पी लिमिटेड में भी डायरेक्टर था, क्यू लिमिटेड में भी डायरेक्टर था ऑलरेडी, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, पी और क्यू में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, पी और क्यू में ना कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, पी और क्यू में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, पी और क्यू लिमिटेड का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, फिर भी वो बाकी जितनी भी कंपनियों में ऑलरेडी डायरेक्टर है ना, तुरंत ऑफिस उसको वेकेट करनी पड़ेगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 167। बट वो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में अपनी ऑफिस कंटिन्यू कर रखेगा, डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में जो उसकी ऑफिस है ना वो कंटिन्यू रहेगी, डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में उसकी ऑफिस कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बाकी अदर कंपनियों में उसको अपनी ऑफिस तुरंत वेकेट करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर 164 सब सेक्शन 2 में अगर वो डिसक्वालीफाई होता है तो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी, क्योंकि लॉजिक इसके पीछे है कि भाई तेरी वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ है डायरेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्टर की ड्यूटी है एनुअल अकाउंट एनुअल रिटर्न फाइल करना है, तो भाई अगर अगर डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में ही ऑफिस वेकेट हो जाएगी तो डिफ़ॉल्ट को रेक्टिफाई कौन करेगा, उस डिफ़ॉल्ट को करेक्ट कौन करेगा। इसीलिए लॉ में प्रोविजन बनाया गया कि डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो अदर कंपनी है जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है उसमें आपको ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी, और आप किसी भी नई कंपनी में 5 साल तक डायरेक्टर अपॉइंट और री अपॉइंट नहीं हो सकते। सेकेंड ग्राउंड दिया गया, अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करती है, अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करती है इन रीपेमेंट ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट्स, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, थर्ड डिवेंचर, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एंड फिफ्थ इज द डिविडेंड। अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करती है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डिविडेंड, ड्यू हो गए हैं पे, आज डिवेंचर रिडीम हो गए हैं, आज कंपनी को आज पेमेंट करना था, आज कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, डिफ़ॉल्ट हो गया, और 1 साल हो गए हैं कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट चल रहा है। जैसे ही 1 साल ख़त्म होंगे उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर होंगे, ऑल द डायरेक्टर shall be disqualified to become director in any company for a period of 5 years। वो किसी भी कंपनी में 5 साल तक के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो अगर एक कंपनी, ये 5 डिफ़ॉल्ट याद रखेगा, इसमें बैंक का डिफ़ॉल्ट नहीं है कवर, इसमें 5 डिफ़ॉल्ट है। पहला डिपॉजिट, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, थर्ड इज़ द डिबेंचर, फोर्थ इज़ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फिफ्थ इज़ द डिविडेंड। ये 5 डिफ़ॉल्ट अगर होते हैं और 1 साल हो गए कंटिन्यूअस वो डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो इस केस में उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर होंगे वो 5 ईयर के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन 167 याद रखिएगा कि ऑलरेडी अगर मैं किसी अदर कंपनियों में डायरेक्टर हूँगा तो मेरे को तुरंत ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में मुझे कंटिन्यू रहना पड़ेगा, एक्सेप्ट डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में मेरी ऑफिस कंटिन्यू रहेगी, बाकी अदर कंपनियों में मेरी ऑफिस वेकेट हो जाएगी, बाकी अदर कंपनियों में मेरी ऑफिस वेकेट हो जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 167। तो 164 सब सेक्शन 2 में 2 ग्राउंड है, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्राउंड कि अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करती है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न फॉर 3 कंटिन्यूअस ईयर, तो इस कंपनी के सभी डायरेक्टर 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई, किसी भी नई कंपनी में और एग्जिस्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते।
और सेकेंड इज द अगर ये कंपनी डिफॉल्ट करती है इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिविडेंड एंड सच डिफॉल्ट इज कंटिन्यू फॉर 1 ईयर और मोर। जैसे ही 1 साल खत्म होगा सभी डायरेक्टर 5 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और साथ में इसके साथ 167 भी याद रखना है। और 167 बोलता है कि अगर 164 सबसेक्शन 2 में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको ऑलरेडी जितनी कंपनियों में डायरेक्टर है उससे वेकेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग कंपनी को छोड़ के। डिफॉल्टिंग कंपनी में उसकी ऑफिस कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद 2 चीज याद रखिएगा। फर्स्ट थिंग, सबसेक्शन 2 जो है ना, सबसेक्शन 2 डज नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी अगर वो डिफॉल्ट कर रही है तो फिर गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो सब सेक्शन 2 डज नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है, गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। एंड सेकेंड इज द कि प्राइवेट कंपनियों को एक राइट दिया गया है इस सेक्शन में कि प्राइवेट कंपनियां अपने आर्टिकल में एडिशनल ग्राउंड प्रिस्क्राइब कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो ग्राउंड दिए गए हैं 9 ग्राउंड सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में 2 ग्राउंड, इन ग्राउंड के अलावा और भी कोई ग्राउंड प्रिस्क्राइब कर सकती है आर्टिकल में। लाइक प्राइवेट कंपनी लिख सकती है अपने आर्टिकल में कि अगर हमारे डायरेक्टर, अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टर होना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 50 ईयर होनी चाहिए। तो भाइयों अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है और वो बोलता है कि मुझे डायरेक्टर बनना है और उसकी एज अगर 50 ईयर्स है और हमारे आर्टिकल में लिखा है कि 50 ईयर्स या उससे अधिक वाला बंदा डायरेक्टर नहीं बनेगा, तो फिर हम उसे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, डिस्क्वालीफाई है। तो आर्टिकल में आप एडिशनल ग्राउंड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन केवल कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को यह राइट नहीं दिया गया है। पब्लिक कंपनी कोई भी एडिशनल ग्राउंड प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। हाउएवर प्राइवेट कंपनी कैन प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर इन एडिशन टू सेक्शन 164। और लास्ट एक कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन है, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग? इंस्टीट्यूट आईसीआई का जो सजेस्टेड, आईसीआई का एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में, और उस एग्जाम में जो आंसर, सजेस्टेड आंसर दिया गया था 164 सबसेक्शन 2 के बारे में, उसमें यह लिखा गया कि 164 सबसेक्शन 2 नॉमिनी डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होता। अब नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है भाइयों? नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली, नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब होता है, नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब होता है लाइक एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड में सपोज 3 डायरेक्टर है PQR। एक्स लिमिटेड ने एक लोन लिया है बैंक से, ना लोन लिया है 50 करोड़ का लोन लिया है, बहुत बड़े अमाउंट का लोन है। तो एक्स लिमिटेड ने ना अपने लोन की कंडीशन में कंडीशन लगाई थी, बैंक ने ना एक्स लिमिटेड पर कंडीशन लगाई थी, क्योंकि बैंक को रिस्क लग रहा है कि हमारे पैसे का कहीं कंपनी मिसयूज ना करे। तो बैंक ने कंडीशन लगाई कि भैया एग्रीमेंट में, जो लोन एग्रीमेंट है ना, उसमें ये कंडीशन थी कि बैंक का एक ऑफिसर कंपनी में डायरेक्टर नॉमिनेट होगा। यानी कि बैंक को राइट है कि बैंक अपना एक ऑफिसर कंपनी में डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट कर देगी। तो बैंक ने ना मिस्टर जेड को, जो जेड बैंक का ऑफिसर था, बैंक का एम्प्लॉय था, उसको कंपनी में नॉमिनेट कर दिया एज ए डायरेक्टर। तो इस जेड को नॉमिनी डायरेक्टर बोलेंगे। कौन सा डायरेक्टर बोलेंगे? नॉमिनी डायरेक्टर। इसका काम केवल बैंक के इंटरेस्ट को देखना है कि कहीं कंपनी पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रही है, कंपनी लोन का रीपेमेंट टाइमली बेसिस पर कर रही है कि नहीं, ये सब वॉच करना है इसको, जेड को। उसको कंपनी के डे टू डे अफेयर से कोई मतलब नहीं है, कंपनी किसको सेल कर रही है, परचेज कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। जेड का केवल रोल है बैंक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो उसे अपन नॉमिनी डायरेक्टर बोलेंगे। कौन सा डायरेक्टर? नॉमिनी डायरेक्टर। तो यहां पर 160, क्योंकि लॉ में तो ये लिखा है कि सभी डायरेक्टर इंक्लूड नॉमिनी डायरेक्टर भी, तो सभी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होने चाहिए अगर एक्स लिमिटेड डिफॉल्ट करती है कोई भी।
लेकिन सजेस्टेड आंसर में लिखा गया कि नॉमिनी डायरेक्टर पर 164 सब सेक्शन 2 भी अप्लाई नहीं होगा, यानी कि जेड पर 164 सब सेक्शन 2 बाकी तीनों डायरेक्टर पर अप्लाई होगा, लेकिन जेड जो कि नॉमिनी डायरेक्टर उस पर अप्लाई नहीं होगा। इसके बारे में लॉ में कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। इंस्टीट्यूट ने ये आंसर किस बेसिस पर दिया था? पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में एमसीए का एक सर्कुलर था, वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि नॉमिनी डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन नए कंपनी एक्ट में ऐसा कोई सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है। तो अपने को यहाँ पर अलर्ट रहना है। नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में अपने को आईसीएआई का सजेस्टेड आंसर का रेफरेंस देना चाहिए और उसके बाद आंसर लिखना चाहिए। सिंस क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सभी डायरेक्टर पर अप्लाई होती है, लेकिन एज पर आईसीएआई सजेस्टेड आंसर 164 सबसेक्शन 2 डज नॉट अप्लाई टू द नॉमिनी डायरेक्टर। 164 सबसेक्शन 2 नॉमिनी डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होता है। तो एक बार मैं आपको सीट से फटाफट रिफर कर देता हूं। 164 में देखिए कंपनी एक्ट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, बट डिसक्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। वेरियस डिसक्वालिफिकेशन सब सेक्शन 1, इफ ही अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया है, तो फर्स्ट इज द अनसाउंड माइंड, सेकेंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, थर्ड अप्लाई टू एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट एंड इज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, फोर्थ अगर उसने ऑफेंस कॉन्विक्ट किया है मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज का मतलब कंपनी एक्ट में कोई ऑफेंस किया है और उसको इम्प्रीजमेंट हुई है मिनिमम 6 मंथ की, तो 5 साल के लिए वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द इम्प्रीजमेंट। लेकिन अगर उसको 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट हुई है तो वो लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करके डिसक्वालीफाई कर दिया, नेक्स्ट अगर उसने कॉल पेड नहीं किया, 6 मंथ ख़त्म हो गए हैं तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर उसने 188 में ऑफेंस किया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, नेक्स्ट अगर उसने 152(3) दैट मीन्स डीन नंबर नहीं लिया है, नेक्स्ट अगर उसने 165 का कॉन्ट्रावेंशन किया है नॉट कंप्लायंस, सब सेक्शन 2 if a company has not filed financial statement or annual return for continuous 3 financial year or company has failed to repay the deposit, interest thereon, debenture, interest thereon or dividend, and such default is continue for 1 year, so in both cases the director shall not be eligible to appointment as a director in any company for a period of 5 year। 5 साल तक के लिए वो अपॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ पर डिफॉल्टिंग कंपनी भी दिया है जो लॉ में नहीं है, गलत प्रिंट हुआ है। डिफॉल्टिंग कंपनी किसी भी कंपनी में, वो लॉ में ये लिखा है, वो किसी भी कंपनी में अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकता 5 साल के लिए। और उसके बाद एक और प्रोविजन है, देखिए अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करती, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती, या वो डिफ़ॉल्ट करती है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ये सभी में जो भी डिफ़ॉल्ट करती है कंपनी, तो लॉ क्या बोलता है? सभी डायरेक्टर डिसक्वालीफाई। 3 डायरेक्टर थे, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? डिसक्वालीफाई। प्रैक्टिकली इम्पैक्ट क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है ना, इन तीनों का डीन डीएक्टिवेट कर देगी, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना डीएक्टिवेट कर देगी, डीएक्टिवेट, उसके डीन को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अब एक्स लिमिटेड अगर कोई रिटर्न फाइल करना है डिफॉल्ट होने के बाद, तो सभी डायरेक्टर का और बिना डीन के कोई रिटर्न फाइल नहीं होगा, और सभी डायरेक्टर लोगों का डीन क्या हो चुका है? डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अब कैसे उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो लॉ में उसका सॉल्यूशन ये होगा कि कंपनी एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करे, 1, 2 या 3 जो भी है। सपोज कंपनी ने पी को अपॉइंट कर दिया जो क्वालिफाई पर्सन था,
तो वो अपॉइंट हो गया, उसके पास डीन है, अब वो अपने डीन का यूज करके कंपनी का रिटर्न फाइल करेगा, तो डिफॉल्ट्स को सही कर दिया जाएगा, कंपनी डिफॉल्ट से बाहर आ जाएगी। तो लॉ में ये प्रोविजन दिया गया कि अगर कोई नया डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करती है और 6 मंथ के अंदर वो डिफॉल्ट को ठीक नहीं करता है, 6 मंथ के अंदर वो कंपनी के डिफॉल्ट को रेक्टिफाई नहीं करता है, कंपनी के डिफॉल्ट को करेक्ट नहीं करता है, 6 महीने हो गए हैं, तो इस केस में इम्पैक्ट ये होगा कि ये नया डायरेक्टर भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक के लिए वो नया डायरेक्टर भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा, 5 साल तक के लिए वो नया डायरेक्टर भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा, 5 साल के लिए वो नया डायरेक्टर भी, जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसके 5 साल तक वो नया डायरेक्टर भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो नए डायरेक्टर को ऑब्लिगेशन दिया गया कि भाई तुम 6 महीने के अंदर डिफ़ॉल्ट सही करवाओ, नहीं तो तुम भी डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो नया डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा, पी मान लीजिए ने उसने अगर डिफ़ॉल्ट सही नहीं करवाया 6 महीने के अंदर, तो नए डायरेक्टर पर भी डिसक्वालीफिकेशन क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता सब सेक्शन 2, नॉट अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड स्पेसिफाई कर सकती है, एडिशनल डिसक्वालिफिकेशन कहाँ पर, आर्टिकल में। प्राइवेट कंपनी को राइट है कि वो आर्टिकल में एडिशनल ग्राउंड प्रेस्क्राइब कर सकती है। और एक डिसक्वालिफिकेशन ना इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक में दी गई है, सेक्शन 217 जो अपने सिलेबस में है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये डिसक्वालिफिकेशन दी गई है कि अगर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन करते समय इंस्पेक्टर को पता चल गया, प्रूफ मिल गया कि डायरेक्टर ने कंपनी में ऑफेंस किया है, तो उस डायरेक्टर को उस कंपनी से तुरंत ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी और ही शैल बी डिसक्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। वो किसी भी कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ये केवल नॉलेज के लिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि डायरेक्टर ने ऑफेंस कॉन्विक्ट किया है, तो इस केस में वो उस कंपनी से तुरंत ऑफिस वेकेट करेगा और वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। और नॉमिनी डायरेक्टर वाला पॉइंट याद रखिएगा, एज पर आईसीआई सजेस्टेड आंसर नॉमिनी डायरेक्टर पर भी 164 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता है, यानी नॉमिनी डायरेक्टर डिसक्वालीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। इस सेक्शन में ये लिमिट दी गई है कि एक पर्सन कितनी कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। सेक्शन 165 प्रोवाइड दैट ए पर्सन कैन होल्ड डायरेक्टरशिप मैक्सिमम एट ए टाइम इन 20 नंबर ऑफ कंपनी। 20 कंपनियों का डायरेक्टर वो बन सकता है, 20 नंबर ऑफ कंपनी, लेकिन 20 में एक्सक्लूड करेंगे, डोरमेंट कंपनी को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 20 की लिमिट में डोरमेंट कंपनियों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, डोरमेंट कंपनियों को कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर 20 नंबर ऑफ लिमिट में। फर्दर आउट ऑफ विच, मतलब 20 में से आउट ऑफ विच मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। 20 टोटल है पब्लिक और प्राइवेट मिलाकर, लेकिन उसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। मैक्सिमम 10 पब्लिक, 20 में से 10 मैक्सिमम पब्लिक। इसका मतलब 20 की कैलकुलेशन में डोरमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 10 की कैलकुलेशन में डोरमेंट कंपनियों को तो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 20 नंबर ऑफ कंपनी डोरमेंट कंपनी शुड नॉट बी कंसीडर। डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 20 की कैलकुलेशन में डोरमेंट कंपनियों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब डोरमेंट कंपनियों को 20 की कैलकुलेशन में, यानी आप कितनी भी डोरमेंट कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। फर्दर ए प्राइवेट कंपनी विच इज ईदर होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर आप ऐसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं जो या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक की, तो उस प्राइवेट कंपनी को इस सेक्शन के लिए पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा।
यानी कि उसको 10 की लिमिट में इंक्लूड करेंगे उस प्राइवेट कंपनी को, भले ही वो प्राइवेट है लेकिन उसे क्या माना जाएगा, पब्लिक माना जाएगा। तो अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी विच इज ईदर होल्डिंग और सब्सिडरी, वो या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी है किसी पब्लिक की, तो इस प्राइवेट को पब्लिक की तरह काउंट किया जाएगा। फर्दर शेयर होल्डर एसआर पास करके लेसर नंबर ऑफ लिमिट इंपोज कर सकते हैं। मतलब अगर आप हमारे यहाँ डायरेक्टर अपॉइंट होने आ रहे हो टाटा मोटर में, तो टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर है ना, एसआर पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये बोल सकते हैं कि आप ना 10 कंपनियों से अधिक में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करोगे या 5 कंपनियों से अधिक में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करोगे। तो अगर शेयर होल्डर ने एसआर पास करके ये लिमिट लगा दी तो ये लिमिट आप पर अप्लीकेबल हो जाएगी। तो शेयर होल्डर बाय पासिंग एसआर कैन इंपोज लेसर लिमिट ऑन डायरेक्टरशिप, लेसर लिमिट इंपोज कर सकते हैं। शेयर होल्डर लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की लिमिट इंपोज कर सकते हैं एसआर पास करके। और अगर एक डायरेक्टर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उस पर 5000 पर डे की पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है। 5000 पर डे की पेनल्टी डायरेक्टर पर अट्रैक्ट हो सकती है अगर उसने इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया। और ये सेक्शन डज नॉट अप्लाई, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। डज नॉट अप्लाई, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 8 कंपनी पर, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर, नॉन प्रॉफिट एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। तो समरी क्या हुई इस सेक्शन की, याद रखिए बहुत सिंपल सा है कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 नंबर ऑफ कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, एक्सक्लूडिंग डोरमेंट कंपनियों को एक्सक्लूड करेंगे, 20 की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। फर्दर एक पर्सन मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, आउट ऑफ 20 मैक्सिमम 10 पब्लिक। और अगर आप ऐसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं जो या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी है पब्लिक की, तो इस प्राइवेट को पब्लिक माना जाएगा। फर्दर शेयर होल्डर एसआर पास करके लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की लिमिट इंपोज कर सकते हैं, लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की लिमिट इंपोज कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टर ने इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया 5000 रुपये पर डे की पेनल्टी है। और ये सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लीकेबल टू द सेक्शन 8 कंपनी, दैट्स ए सेक्शन 165। नेक्स्ट सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 166 में ना डायरेक्टर की ड्यूटीज दी गई है, ड्यूटी की डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटी। तो अपन सभी जानते हैं डायरेक्टर को कंपनी एक्ट का कंप्लायंस करके अपना काम करना है, जो भी फंक्शन करना है। आर्टिकल हमेशा डायरेक्टर जो भी काम करेंगे एज पर आर्टिकल फॉलो करके करना है। उनको गुड फेथ में काम करना है, टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट, कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना है, एंड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इंप्लॉई, सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए काम करना है। वो जो भी अपने काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, रीजनेबल स्किल और केयर का यूज करेंगे और इंडिपेंडेंट जजमेंट लेंगे, किसी दूसरे के बोलने पर अपना डिसीजन नहीं लेंगे, अपना खुद का इंडिपेंडेंट जजमेंट लेंगे। उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है लाइक कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, तो वो अपना कोई ऐसा बिजनेस पर्सनल नाम से नहीं करेंगे, केमिकल से रिलेटेड कोई पर्सनल बिजनेस नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनको या तो डायरेक्टरशिप छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। क्योंकि इस केस में वो अपने पर्सनल बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देंगे, फिर कंपनी के बिजनेस में वो कंपनी के बिजनेस को प्रमोट नहीं करेंगे और अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। और वो कोई भी अनड्यू गेन और एडवांटेज नहीं लेंगे, नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज फ्रॉम द कंपनी और कंपनी ट्रांजेक्शन, कंपनी एसेट्स, इन सभी से। और अगर उन्होंने ले भी लिया, कोई अनड्यू गेन ले भी लिया, तो जितना उन्होंने गेन लिया है, जितना उनको बेनिफिट मिला है, लाइक उन्होंने कंपनी की कार को, कंपनी की एक कार थी कंपनी के पर्पज के लिए, उसने अपने पर्सनल यूज में यूज किया है, तो जितना उनको बेनिफिट मिला है उतने वैल्यू का उनको कंपेंसेशन, उतना पैसा उनको कंपनी को देना पड़ेगा, डायरेक्टर पे करेंगे कंपनी को। और लास्ट इज द कि कोई भी डायरेक्टर अपनी ऑफिस को असाइनमेंट नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो उस असाइनमेंट को वॉइड माना जाएगा।
ए डायरेक्टर कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस, अगर उसने ऑफिस असाइनमेंट किया, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। शेयर होल्डर ने मुझे डायरेक्टर अपॉइंट किया है, मेरे को देखते हुए, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को देखते हुए, मेरे एक्सपीरियंस को, नॉलेज को देखते हुए अब मेरे को 5 साल के लिए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। अब मैं 2 साल के बाद क्या करता हूं, मैं अपने ब्रदर को बोलता हूं कि भाई तू मेरे ऑफिस ज्वाइन कर ले मेरे बदले में, मैं अभी 2-3 साल नहीं रहूंगा, तू मेरे बदले में ज्वाइन कर ले, मेरे बदले में तू डायरेक्टरशिप की ऑफिस में बैठ जा। ऐसा नहीं कर सकता, इसे असाइनमेंट बोला जाता है। असाइनमेंट का मतलब ट्रांसफर करना अपनी ऑफिस को, अपनी ऑफिस को। डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर अपनी ऑफिस को असाइनमेंट नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो उस असाइनमेंट को वॉइड माना जाएगा। तो आते हैं सीट में, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को टिक किया है। फर्स्ट इज द डायरेक्टर सेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल ऑफ कंपनी, आर्टिकल को फॉलो करना है, एंड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। ही सेल एक्ट इन गुड फेथ, गुड फेथ में उसको काम करना है, एंड प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर एज ए वोल, यदि की कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना है। फर्दर ही सेल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कम्युनिटी और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। He shall exercise his duty with due and reasonable skill and care and exercise independent judgment. Fourth, he shall not involve in a situation which may have a direct or indirect interest that conflict or possible may conflict. मतलब उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिया कि वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेगा जो कंपनी के सिमिलर बिजनेस से मिलता हो। नेक्स्ट, वो कोई भी अनड्यू गेन और एडवांटेज नहीं लेगा, खुद भी नहीं लेगा और ना ही अपने रिलेटिव को लेने देगा या अपने एसोसिएट को। और अगर उस फाउंड गिल्टी, अगर उसने कोई अनड्यू गेन ले लिया है तो ही से लायबल टू पे इक्वल अमाउंट, जितना उसने गेन रिसीव किया है उतना अमाउंट वो कंपनी को पे करेगा। एंड लास्ट इज द कि ही सेल नॉट असाइन हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस को असाइनमेंट नहीं कर सकता। ही सेल नॉट असाइन हिज ऑफिस, असाइनमेंट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर द ऑफिस, अपनी ऑफिस को ट्रांसफर करना। एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक्स को 5 साल के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया, एक्स ने 3 साल काम कर लिया, अब उसके 2 साल बचे हुए हैं। तो 2 साल बचे हुए ना, उसके लिए एक्स ना अपनी ऑफिस अपने ब्रदर वाई को बोलता है कि मेरे बदले में 2 साल वो वर्क करेगा। यानी कि एक्स अपनी ऑफिस को असाइनमेंट कर रहा है, असाइनमेंट नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो उस असाइनमेंट को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। और अगर एक डायरेक्टर ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, जो उसकी ये सब ड्यूटी दी गई है, तो उस पर 1 लाख से लेकर मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम 5 लाख की फाइन अट्रैक हो सकता है। डायरेक्टर से लायबल टू फाइन मिनिमम 1 लाख टू लेकर मैक्सिमम 5 लाख। उसके बाद कुछ अदर नॉर्मल ड्यूटी है, टू फाइल वेरियस डॉक्यूमेंट। डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो आरओसी को बहुत सारे लाइक एनुअल रिटर्न, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये फाइल करना है। नेक्स्ट उसकी ड्यूटी है जनरल मीटिंग, एजीएम, यूजीएम कॉल करना है। नेक्स्ट टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, उसकी ड्यूटी है कि उसको कोशिश करनी है कि हर बोर्ड मीटिंग अटेंड करे। और अगर वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता है, साल भर में 12 मंथ की बोर्ड मीटिंग अगर अटेंड नहीं करता, पिछले 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें वो एक भी मीटिंग में अगर वो प्रेजेंट नहीं था, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे उसको कितनी भी सीरियस इलनेस हो, अगर वो साल भर में 12 महीने में सपोज 8 मीटिंग हुई थी और एक भी मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं था, तो उसको ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी, उसको उस कंपनी से अपनी ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। डायरेक्टर सेल वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली, डायरेक्टर को अपनी ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब अगर उसका किसी बिजनेस, जो कंपनी कोई बिजनेस कर रही है किसी फर्म के साथ और मैं उस फर्म में मेरा इंटरेस्ट है, मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कंपनी को कि जिस फर्म के साथ अपन बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसकी ड्यूटी है इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू अप्रूव द बोर्ड रिपोर्ट, टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, ये सभी जर्नल पॉइंट है
कि ये सब ऑडिटर डायरेक्टर लोगों की ड्यूटी है। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करना, अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूव द डायरेक्टर रिपोर्ट, डिस्क्लोज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी बिजनेस में लाइक एक्स लिमिटेड कोई बिजनेस कर रही है, किसके साथ बिजनेस कर रही है, एक पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई परचेज करने का, बिल्डिंग परचेज करने का, और एक्स लिमिटेड में जो डायरेक्टर है ना वो पार्टनर है इस फर्म में, एक्स एंड कंपनी में पार्टनर है, तो कहीं फर्म अधिक में अगर सेल कर देगी बिल्डिंग को, अगर कंपनी अधिक रेट में परचेज कर लेगी तो फायदा किसको होगा, एक्स को होगा, नुकसान किसको होगा, एक्स लिमिटेड को होगा। इसीलिए एक्स की ड्यूटी है कि उसको ना, जब बिजनेस ये बिल्डिंग खरीदने का डिसीजन अप्रूव किया जाएगा ना, उससे पहले उसको अपना इंटरेस्ट सभी लोगों को बताना है, शेयर होल्डर को, मैनेजमेंट को, सभी को बताना है कि मेरा इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस फर्म के साथ आप लोग खरीदने वाले हो ना उस फर्म में मैं पार्टनर हूँ, ये उसे बताना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। दैट्स ए डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर। तो अभी तक की क्लास में अपन ने 3 सेक्शन कंप्लीट किए हैं, सेक्शन 164, 165, 166। 164 डिस्क्वालिफिकेशन, सब सेक्शन 1 9 ग्राउंड दिए गए हैं, सब सेक्शन 2 2 स्पेसिफिक ग्राउंड दिए गए हैं। सब सेक्शन 2 याद रखिएगा गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता और नॉमिनी डायरेक्टर पर भी एज पर ICAI सजेस्टेड नॉट अप्लाई। और उसके बाद 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 20 कंपनियों में एक्सक्लूडिंग डोरमेंट कंपनियों को कंसीडर नहीं करेंगे 20 की कैलकुलेशन में। एंड फर्दर सेक्शन 8 को भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सेक्शन 8 पर अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब आप कितनी भी सेक्शन 8 कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं। फर्दर 20 की कैलकुलेशन में मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनियों को कंसीडर करेंगे, मतलब आप मैक्सिमम एट ए टाइम 10 पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं। और अगर एक पर्सन 20 या 10 से अधिक डायरेक्टरशिप होल्ड करता है तो और कॉन्ट्रावेंशन करता है तो 5000 पर डे का पेनल्टी उस पर अट्रैक्ट होगी। दैट्स ए सेक्शन 165 एंड 166 इज द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की ड्यूटी यहाँ पर दी गई कि उसको गुड फेथ में काम करना है, रीजनेबल स्किल केयर का यूज करना है, प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल कंपनीज एक्ट, ये सभी उसकी ड्यूटी दी गई। दैट्स ए सेक्शन 166।